इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ। सर उससे पहले से मेरा न्यूट्रिशन से डाउट है सर, क्लियर कर दीजिए ना। एक हाँ, एक सेकंड बाबू, एक सेकंड। बोलो क्या क्या डाउट है, बोलो। सर लॉस एंड रिप्लेसमेंट समझा दीजिए ना सर एक बार। लॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट, ठीक है। देखो रिप्लेस करने का मतलब क्या है, देखो सपोज दैट कि मान लिया जाए ये एक सेल मेम्ब्रेन सेल है, ठीक है। अब क्या होता है एनिमल में, नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों में क्या होता है कि एक सर्टेन एज के बाद हम लोग का ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जो ग्रोथ रुक जाएगा, मान लिया ये सेल है, सेल मान लो किसी तरह से लॉस्ट कर गया या फिर यहाँ से कोई पार्ट खराब हो गया। लॉस्ट या रिप्लेस करने का मतलब है, यहाँ मान लिया सेल मेम्ब्रेन खराब हो गया या सेल मेम्ब्रेन लॉस्ट कर गया, डिस्ट्रॉय कर गया किसी कारण से, ठीक है। तो अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन एक अप्रोक्स अमाउंट में होगा, तो ये रीजन जो है, ये वाला रीजन को वो क्या करेगा, वो वहां पे वो फिल्ड अप कर देगा। ये रिपेयर हो गया, ठीक है। लॉस्ट में क्या होता है कि मान लिया जाए कि ये पूरा सेल ही खराब हो गया, किसी तरह से डेड हो गया, अब नया उसको बनाना है। तो हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होता है, ये पता है, हमेशा होता है, क्योंकि जो डेड होगा, जो मरेगा, वही रिप्लेस करेगा। मतलब एक सेल था, वो किसी कारण से डेड कर गया, अब वहां से फिर से बन गया ना, उस जगह पे फिर से एक नया फॉर्मेशन हुआ, ये रिप्लेस हुआ। तो जब तक प्रोटीन अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं होगा, तो वो जो है वो सेल को वहां पे रिप्लेस नहीं कर पाएगा, या फिर जो लॉस्ट है उसको वो नहीं हटा पाएगा। सॉरी, लॉस्ट अगर हो गया तो फिर वो रिप्लेस हुआ, फिर से न्यू सेल को नहीं ला पाएगा, यही चीज है लॉस्ट एंड रिप्लेस, ठीक है। तो प्रोटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ सर जैसे हम लोग को सर CISC.org से हम लोग को रिड्यूस सिलेबस जो मिल रहा है सर, हाँ सर वो मतलब सर हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए या सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए? वो दोनों के लिए होगा, इस साल पूरे सेशन के लिए निकाला होगा कुछ ना, वो तो स्कूल से एग्जैक्टली पता चलेगा क्योंकि स्कूल के यानी पास सर सारा जो पूरा क्राइटेरिया ना। सिलेबस है, हाँ यानी सर वो सिलेबस है उसमें से आधा फर्स्ट टर्म का आधा सेकंड टर्म का? हाँ हाँ, ये चीज है। जो जो ओके चैप्टर हटा है ना, वो जैसे मान लो कि सपोज दैट मान लो कि फर्स्ट टर्म में 10 चैप्टर आ रहा है, अब उस चैप्टर से मान लो 2 या 3 चैप्टर हटा दिया गया, तो साथ ही पूछेगा। और अगर नेक्स्ट चैप्टर से बात यस सर। करें, तो नेक्स्ट चैप्टर मान लो टोटल टोटल में बस 20, और टोटल 20 में से 6 या 7 चैप्टर हटा दिया, तो पूरे साल में जब फाइनल लेता है, पूरे समय ये लेता है ना, वो 6-7 चैप्टर हटा हुआ रहेगा, ठीक है। तो कुछ हटाया ही है, थोड़ा ना बहुत तो प्रॉब्लम होगा ही, सारा कंप्लीट सही से हो नहीं पाएगा, इसलिए उसको शॉर्ट किया कर दिया गया है, ठीक है। सो जो है, जो बताया गया उसी को हम लोग पढ़ते हैं, और क्या। चलो, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। तो सबसे पहला बात कि बैक्टीरिया क्या है, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, ठीक है। तो बैक्टीरिया एक, हम लोग बोल सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। कहने का मतलब कि बैक्टीरिया जो है, पहली बात यूनिसेलुलर है, मतलब वो सिंगल सेल का बना है, एंड वो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है, ठीक है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रोकैरियोटिक, तो सेल के टाइम पे हम तुम लोग को बताए थे कि 2 टाइप का सेल होता है, एक यूकैरियोटिक एक प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है ये तुम लोग बताओगे, एंड यूकैरियोटिक में क्या होता है बताओ। इस दोनों में डिफरेंस जो मेरा शुरू से क्लास किए हो सेल वगैरह, तो उसमें हम बताए थे, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। तो जो प्रोकैरियोटिक में तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, वही बैक्टीरिया में ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इट इंक्लूड्स किंगडम मोनेरा, मतलब
हम लोग के पास 5 किंगडम है, बैक्टीरिया, सॉरी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमेलिया। तो ये किस किंगडम का मेंबर है? मोनेरा का। देखो एक्चुअली किंगडम मोनेरा बना ही था किसके लिए? प्रोकैरियोटिक के लिए। और प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बस एक में ही प्रेजेंट है, वो है बैक्टीरिया में। तो तुम लोग बताओ प्रोकैरियोटिक सेल को कैसे डिफाइन करोगे या क्या समझते हो तुम? हम लोग हमको समझाओ कि हाँ सर ये होगा, ऐसा होगा। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को समझने में बहुत आसानी होगा। सर आप प्रोकैरियोटिक समझ गए वॉइस क्रैक कर रहा है। क्या हो रहा है? सर आप वॉइस क्रैक कर रहा है। अच्छा वॉइस क्रैक हो रहा है, एक सेकंड। नेट का तो इशू नहीं ना है जी, एक सेकंड। देखो तो ठीक है, अब सही आ रहा है? यस सर। नहीं सर, बीच बीच में थोड़ा हो रहा था सर। वो नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है चलो कोई बात। हाँ बताओ, तो हम क्या बता रहे कि प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल को कैसे डिफाइन करोगे, ये क्या होता है तुम लोग हमको बताओ। उसके बाद फिर हम इसके बारे में आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल अगर तुम लोग जानते हो तो बैक्टीरिया को का 50% कॉन्सेप्ट तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पास है। और अगर नहीं पता एग्जैक्टली तो फिर से जानना पड़ेगा और क्या, बट जानना चाहिए क्योंकि हम बताए हैं तुम लोग को सेल में। बताओ जिसका न्यूक्लियस बॉन्ड नहीं होता, जिसका न्यूक्लियस रिफाइंड नहीं होता। अच्छा ठीक है गुड। और इसमें स्मॉल राइबोसोम है क्या? सर, ये क्या बोले स्मॉल फिर? राइबोसोम्स। हाँ राइबोसोम स्मॉल, स्मॉल नहीं बोल सकते, वो सब यूनिट ठीक है, स्मॉल बोल सकते हैं, ठीक है चलो। और कुछ? सर में अदर सेल ऑर्गन्स नहीं होता। गुड, वेरी गुड। और कुछ इसमें? देखो डीएनए एक बोलो, सिंगल होता है सर, सिंगल डीएनए होता है। क्या नहीं समझे, क्या बोले फिर से बोलो। सर इसमें सिंगल डीएनए होता है। हाँ सिंगल डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम, गुड। और कुछ? तुम लोग सारा सर कुछ बता इसमें ही दे रहे हो। राइबोसोम का 70S होता है। राइबोसोम हाँ 70S जो होता यूनिट है 70 से। गुड 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 गुड, वेरी गुड। और साहिल बताओ, तुम चुप है जी। साहिल, आयुष है। रिप्लाई सर करो। इसका तुम लोग नहीं थे एग्जाम्पल सेल है में क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। हाँ वो चीज है, बट हम लोग सर बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया को लेके ही बात करेंगे, ठीक है। हाँ बोलो। सर हम्म, सर प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होने से क्या फायदा है या क्या घटा है? सर डीएनए सर। क्या डीएनए? ठीक है डीएनए ही है, सही है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, बट उस केस में डीएनए को क्या बोलते, कैसा है? नेकेड। कैसा है? नेकेड। अगर डीएनए नेकेड है, इसका मतलब वो जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग का जो मतलब मॉलिक्यूल है वो हिस्टोन नहीं है, कुछ और है। अगर स्टोन्स है तो वो डीएनए को पैक्ड बोला गया, जो कि यूकैरियोटिक में। चलो ठीक है, तुम लोग ओवरऑल सब कुछ सही बोल रहे हो। तो सबसे फर्स्ट में जब प्रोकैरियोटिक का तुम लोग कैरेक्टरिस्टिक समझ रहे हो, तो जो प्रोकैरियोटिक का बोले वही बैक्टीरिया ही है, समझ लो। और यही है ही कि प्रोकैरियोटिक सर मतलब सीधा एग्जाम्पल सीधा। होता है सर क्या? देखो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में एग्जांपल बैक्टीरिया है। और अगर बैक्टीरिया का तुम कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखने जाएंगे, तो अगर प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टरिस्टिक अगर बैक्टीरिया में लिख देंगे तो वो कभी भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म है तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा इसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्रोकैरियोटिक का दिखेगा, मतलब बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जो प्रोकैरियोटिक में भी है। ठीक है, हम लोग अभी तुरंत बोले कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। दूसरा, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, बैक्टीरिया में भी वही है। ठीक है। तीसरा, डीएनए नेकेड, वो प्रोकैरियोटिक का है, बैक्टीरिया में भी है। ठीक है। उसके बाद डीएनए सिंगल, क्रोमोसोम सिंगल, वो सारा प्रोकैरियोटिक में है, वो बैक्टीरिया में। मतलब हम लोग अगर प्रोकैरियोटिक का पढ़ रहे हैं तो मतलब बैक्टीरिया का ही पढ़ रहा है, या फिर किंगडम की बात करें तो मोनेरा का ही पढ़ रहा है, क्योंकि मोनेरा में एक ही स्पीसीज को रखा गया, वो बैक्टीरिया है, और वो जो है वो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में आता है, यूनिसेलर है ही। अब देखो इसके अलावा बैक्टीरिया का कुछ कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जैसे हम लोग बोले कि सिंगल डीएनए एंड डीएनए नेकेड, ठीक है, इज
प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। जैसे हमको कोई बोला था सर प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, वो बैक्टीरिया का ही एग्जांपल है, यू बैक्टीरिया का एग्जांपल है, ठीक है। चलो इसका कुछ और हम लोग जानते हैं। तो प्रोकैरियोटिक एंड यू और बैक्टीरिया दोनों को, एक को याद कर लो, दोनों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक का याद कर लो क्योंकि सेल है, वो सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, मतलब बैक्टीरिया में इसके अलावा भी कुछ और प्रेजेंट है, आई मीन कुछ और उसमें हमको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा, कुछ और उसमें सेल ऑर्गेनल्स वगैरह होगा, लेकिन ऑलमोस्ट जितना भी प्रोकैरियोटिक का है वो हम बैक्टीरिया में लिख सकते हैं, बट बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक नहीं लिख सकते, ये भी बात सही है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल ये होता है। दूसरा, इट इंक्लूड्स किंगडम मोनेरा, मतलब ये किंगडम मोनेरा का ये पार्ट है, आई मीन किंगडम मोनेरा का ऑर्गेनिज्म है, और उसमें सिंगल डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए इज नेकेड। तो डीएनए इज नेकेड मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। इसको क्लियरली तुम लोग समझोगे, ऐसे नहीं कि हाँ, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन अगर उस पे प्रेजेंट होगा तो वो यूकैरियोटिक होगा, उसको डीएनए हम पैक्ड बोलेंगे, यहाँ नेकेड बोलते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। बैक्टीरिया में राइबोसोम होता है, तो हम सिंपल बताए तुमको अभी कि बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है वही प्रोकैरियोटिक का भी है, जिसमें 70s होगा जो कि स्मॉल होता है, ठीक है। इसके अलावा सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है तो उसका जो कंपोजिशन है वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा चीज होता है कि इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एब्सेंट, सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ये ध्यान रखना, जो कि प्रोकैरियोटिक का भी है, ठीक है। उसके बाद है इसमें कि इसमें अगर आई मीन वो मूव करता है तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इफ मोटाइल फ्लैजिला आर क्या होगा, प्रेजेंट, फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्लैजिला प्रेजेंट, आर नहीं होगा, ठीक है। इफ मोटाइल, अगर वो चल सकता है तो, ठीक है, ये चीज है सर। इसके अलावा भी कुछ कुछ और चीज है जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो हम जरूर लिख देते हैं ताकि तुम लोग इसको नोट कर लेना। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स यही सब है, पेप्टाइडोग्लाइकन वगैरह होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें कह सकते हैं कि सिंगल डीएनए होता है, फ्लैजिला होता है, प्लाज्मिड्स होता है, न्यूक्लियोइड्स होता है, इस तरह का जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हम लिखे हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसमें जो कुछ कुछ चीज है वो भी हम लिख देते हैं। दूसरा है कि इसका जो कवरिंग है उसके, तो म्यूसिलेज कवरिंग ये चीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट में है कि इसका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होगा वो बाइनरी फिजन के थ्रू होगा। एक डीएनए नेकेड एंड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्रेजेंट है, इसको ध्यान देना, सर्कुलर, ठीक है। म्यूसिलेज कवरिंग के अलावा जो है रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो कैसा है, बाइनरी फिजन है, मतलब वो बाइनरी फिजन के थ्रू वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। चलो इसको नोट करो जल्दी से नोट करो, और कुछ इसमें अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो।
Sir, can you repeat the third point? It's not clear. ओके, थर्ड पॉइंट ना, देखो लिखा है सिंगल डीएनए एंड डीएनए नेकेड एंड सर्कुलर, डीएनए नेकेड एंड सर्कुलर, ठीक है। सिंगल डीएनए एंड डीएनए नेकेड एंड सर्कुलर, मतलब सर्कुलर डीएनए लिख सकते हो, सर्कुलर डीएनए, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए, ठीक है, एंड नेकेड इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। हाँ, यानी तो इसको अलग ही कर देते हैं एक्स कनेक्शन को। नेक्स्ट पॉइंट में लिख दो सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट, ये अलग ही पॉइंट कर दो, ठीक है, क्योंकि वहां पे थोड़ा अलग बन जाएगा, ग्रामेटिकली वो मिस्टेक हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को? सर कुछ भी अगर प्रॉब्लम, हाँ बोलो। सर जो आप बोले कि प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल बैक्टीरिया का सेम कंपोजिशन होता है, तो हाँ अगर कोई एग्जांपल होगा तो सेम कंपोजिशन होगा, और दूसरा एग्जांपल सेम? हाँ सेम होगा, सेम होगा। देखो एक्चुअली क्या है ना कि बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पे पूरा बैक्टीरिया हम लोग को नहीं पढ़ना है, ऐसे बैक्टीरिया को उसके हैबिटेट के हिसाब से, मतलब वो उसका जो रहने का तरीका है उसके हिसाब से उसको दो पार्ट में बांटा गया है, दो डिवीजन किया गया, सॉरी दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, डिवीजन नहीं बोल सकते, डिवीजन हो जाता है प्लांट के लिए यूज, एनिमल है एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें डिवीजन वगैरह नहीं होगा। तो दो अलग अलग कैटेगरी है, एक यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक, लेकिन उसमें सारा कुछ जो है प्रोकैरियोटिक का उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग को यू एंड प्रो नहीं उतना पढ़ना, बस बैक्टीरिया का जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ना है। अब देखो जैसे ये तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, बैक्टीरिया को डिवाइड भी किया गया, कैटेगराइज भी किया गया 4 टाइप्स में, तो उसका क्या बेसिस है, सबका कुछ ना कुछ बेसिस होता है ना, ठीक है, उसका क्या बेसिस है वो हम बताएंगे, पहले इसको नोट कर लो, पहले अच्छे से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर समझते जाएंगे। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ क्या लिखा हुआ है? पेप्टाइडोग्लाइकन, एक सेकेंड, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर वो सेकंड लास्ट पॉइंट रिप्रोडक्टिव बाइनरी फिजन है? बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन। देखो इसको अच्छा नोट कर ले, पहले नोट कर लो फिर हम आगे समझाते। हो गया सर, सबका हो गया? यस सर, एक क्वेश्चन था सर, वो लास्ट थर्ड पॉइंट सर, रिप्रोडक्टिव के पहले म्यूसिलेज कवरिंग, हाँ वो चीज है, वो बताते हैं, वो वही बताने वाले हैं हम आगे, ठीक है ना। 2-3 पॉइंट है जो इसमें भी बात करने वाले, डीएनए को लेके बात करने वाले, और ये म्यूसिलेज कवरिंग, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा, ये नया वर्ड है, ठीक है, तो हम बताते हैं वो, ठीक है। इसको हम मिटाएं, पहले मिटा दें, लिखा हुआ हो गया होगा? यस सर। बताओ, ठीक है। अब यहाँ हाँ देखो, जैसे हम डीएनए के बारे में बात करें, बार बार हम लोग डीएनए पे आते हैं, क्योंकि मेन जो बैक्टीरिया का पार्ट है वो डीएनए ही है, ठीक है। इसमें 2-3 तुमको सेल ऑर्गेनेल्स मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम इसका कवरिंग का बात कर लेते हैं, आउटर कवरिंग का, क्योंकि ये सेल है, कोई भी प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, कुछ भी हो, तो आउटर कवरिंग जरूर होता है। तो अगर हम इसको समझना है, इसको नोट नहीं करना, सेल इनवेलप की अगर बात करते हैं, आउटर कवरिंग है, ठीक है, तो सबसे पहला होता है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा हो जाता है सेल वॉल, और तीसरा है हमारा सेल मेम्ब्रेन, आई मीन बैक्टीरिया का हमारा क्या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बैक्टीरिया का। तो ग्लाइकोकैलिक्स आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, एंड इसी को हम लोग म्यूसिलेज भी बोलते हैं, म्यूसिलेज कवरिंग एंड म्यूसिलेज कवरिंग, क्योंकि सेल वॉल के ऊपर में जो आउटर लेयर है, इसकी वजह से बहुत सारा काम होता है। कैसे काम? सबसे पहले ये जो मान लो ये हमारा म्यूसिलेज कवरिंग, ये सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो हम इसको म्यूसिलेज कवरिंग बोल रहे हैं, जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ये हमारा हो गया सेल वॉल, आई मीन बैक्टीरिया का हमारा बोल रहे हैं, ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया का, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है
कि जो ग्लाइको म्यूसिलेज है इसी को हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, याद रखना। अब इसका काम बहुत सारा है। सबसे पहले ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फॉर डेजिकेशन से, फॉर नहीं होगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम डेजिकेशन, डेजिकेशन हो गया, इन्फेक्शंस, ठीक है, टॉक्सिक्स, एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स, और इसका काम होता है अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ सब्सटेंसेस या मैटर, सब्सटेंसेस या मैटर। देखो प्रोटेक्ट फ्रॉम डेजिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर का कवरिंग होता है, ठीक है, उसके अंदर का पार्ट सूख ना जाए, डेजिकेट वही होता है, उससे वो प्रोटेक्ट करता है। इन्फेक्शन, कोई दूसरा ऑर्गन इसको इन्फेक्ट ना कर दे। तीसरा टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक अगर मान ले कोई केमिकल टॉक्सिक है उसको हद तक वो बचाता है। और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बोलते हैं इसको, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट से भी ये कहने का मतलब अगर एंटीबायोटिक कोई हम इसमें डालेंगे भी तो वो हद तक रेसिस्ट करता है, भले उसका मैकेनिज्म बायोकेमिकल पाथवे को रोक देगा लेकिन पहले ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है। उसका अटैचमेंट ऑफ मैटर, कहीं भी अटैच्ड होना है, कहीं भी इसको स्टिकी होना तो डायरेक्ट उस लेयर के हेल्प से एक तरह का ग्लू का काम करता है, वो हो गया। दूसरा, क्योंकि बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है, बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, इसका न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा डाइवर्स है। अगर हम न्यूट्रिशन पढ़ते तो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, वो पढ़ेंगे इसके बाद ही वही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो डाइवर्स, कहीं भी प्रेजेंट होगा, पानी हो, मतलब कि ड्राई हो, सैंड हो, कहीं पे भी प्रेजेंट होगा। तो वो सब जगह पे कौन बचा के रखता है, तो वही ग्लाइकोकैलिक्स, जिसको म्यूसिलेज कवरिंग बोल रहे हैं। मतलब प्रोटेक्ट ये हर तरह से करता है इसको, स्ट्रेस कंडीशन आ गया, म्यूसिलेज कवरिंग हर तरह से वो प्रोटेक्ट करेगा। सेल वॉल है तो सेल वॉल का पता ही चल गया, वो पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन का और कंपोजिशन पढ़ेंगे तो उसका अलग अलग कंपोनेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसका सेल मेम्ब्रेन, नॉर्मल जो सेल मेम्ब्रेन का होता है वही होता है, लेकिन सबसे मेन इसका यही है, इसलिए बैक्टीरिया सस्टेन भी बहुत जगह कर लेता है एकदम इजी वे में, क्योंकि इसका प्रोटेक्टिंग कवरिंग जो है ग्लाइकोलाइसिस हुआ है, उसी को हम लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया क्यों म्यूसिलेज कवरिंग लिखे, बोलो, समझ में आ गया, ठीक है। चलो एक और वर्ड है, हाँ एक और वर्ड है न्यूक्लियाइड। हम लोग न्यूक्लियाइड क्यों बोलेंगे, मतलब हम लोग न्यूक्लियाइड वर्ड इसलिए दिए हैं क्योंकि इसमें हम लोग लिख सकते हैं ये जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया को बोला जाता है न्यूक्लियाइड। कहने का मतलब इसका जो डीएनए है, इसका जो आरएनए है, वो न्यूक्लियस के अंदर में नहीं है, वो न्यूक्लियस से फ्री रहता है, फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, नेकेड है, सर्कुलर है, ठीक है, मतलब वो फ्री है, उसको कोई मतलब नहीं कि भाई मेरे पास न्यूक्लियस है उसके अंदर में साइटोप्लाज्म होगा, क्रोमेटिन थ्रेड है, क्रोमोसोम है, इस सब का उसको कोई मतलब न्यूक्लियस से मतलब ही नहीं है, वो साइटोप्लाज्म में अपना फ्री रहता है। उसी के कारण उसका जो जेनेटिक मटेरियल का एक टर्म दिया गया जो है न्यूक्लियोइड, क्या है, न्यूक्लियाइड है। नेकेड भी लिखते हैं, सर्कुलर। देखो अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट है जिसका नाम है प्लाज्मिड, क्योंकि न्यूक्लियाइड की बात की इसीलिए हम प्लाज्मिड भी बता रहे हैं, क्योंकि अगर न्यूक्लियाइड की बात करते हैं तो वो इस तरह से ये इस तरह से सर्कुलर में प्रेजेंट होता है, इस तरह से उसका डीएनए, ठीक है, सर्कुलर है। लेकिन अगर मतलब कि हम क्या बता रहे हैं, इस सेल के अंदर में ये सर्कुलर डीएनए है, इसका अपना खुद का डीएनए, इसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यहाँ पे लिख रहे हैं ध्यान देना, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड, ठीक है, इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। अगर हम इसको ऐसा कहने का मतलब कि ग्लाइकोकैलिक्स समझ गए। अब न्यूक्लियाइड हम क्यों बोले, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, मतलब डीएनए जो नॉर्मल हम लोग डीएनए, बट डीएनए कैसा बोल रहे हैं, सर्कुलर है एंड नेकेड भी है। इसके अलावा डीएनए के अलावा एक और
प्रेजेंट होता है जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ये सर्कुलर भी हो सकता है और ये लीनियर भी कभी कभी हो सकता है, ऐसा है, ठीक है। या इस तरह से हम इसको लीनियर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। इसका भी बहुत ज्यादा काम होता है, सो इसको नोट कर लो, ठीक है। इसको ग्लाइकोलैक्टिक्स को नोट कर लो, बस इसको नोट कर लो। नोट्स में तो खैर ये आएगा नहीं। अगर प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड अगर है टॉपिक में तो इसको समझ लो, ठीक है। बस यही है डिफिनेशन प्लाज्मिड का। इसके अलावा जो है इसका अब हम न्यूट्रिशन बात करेंगे, करो नोट इसको। समझ में आया बच्चा लोग? इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये तुम्हारा एक्स्ट्रा चीज अगर ग्लाइकोकैलिक्स है तुम्हारे उसमें तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्लाज्मिड तुम लोग को पढ़ना है तो ये बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि प्लाज्मिड अगर अभी समझ लेते हो तो जो भी 11 12 में बायो लेने वाले हो क्लियरली है। बायोटेक जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे 12th में तो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी पे हम लोग यूज करते हैं, उसी का मैनिपुलेट करते हैं। फिर हम जो इतना ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग न्यूट्रिशन पे बात करेंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे कैटेगरी किस किस हिसाब से। यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा है सही से? फिर से इसको लिख दे, हम लिख देते हैं, रुको। प्रोटेक्ट फ्रॉम desiccation, infection, toxic, antibiotic resistant, और है अटैचमेंट। मैटर, अटैचमेंट ऑफ मैटर किसी से भी हो सकता है, वॉल से, पेड़ से, एनिमल से, किसी से मैटर लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। हो गया? नोट कर लिए सब कोई? Yes. हाँ, Yes, sir. प्लाज्मिड को ध्यान रखना, प्लाज्मिड को ध्यान रखना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। न्यूक्लियाइड के अलावा एक और होता है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोला जाता है, इसको एक क्रोमोसोम वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग इसमें आते हैं न्यूट्रिशन, क्योंकि इसका इतना ज्यादा डाइवर्स, हाँ ये प्रेजेंट भी है सब जगह। अगर तुम एक मुट्ठी सॉइल लोगे ना हाथ में, तो कम से कम उसमें 1000 से प्लस बैक्टीरिया तुमको प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। बट कुछ कुछ बैक्टीरिया जो इंपॉर्टेंट इसलिए सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का जो इसका इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है, न्यूट्रिशन का इतना ज्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण ही सब जगह ये सरवाइव कर जाता है आराम से, ठीक है। देखो ये क्या क्या है। इट इंक्लूड फोटो ऑटोट्रॉप्स, फर्स्ट पॉइंट,
सेकंड parasitic, third saprophytic, and camoautotrophs। ठीक है, ये 4 है, समझना इसमें क्या है। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट में फोटो ऑटोट्रॉफ्स का क्या मतलब है, सबसे पहले इसको नोट कर लो, फिर हम एक एक करके हम इसको समझाते जाएंगे, नोट करते जाना। फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या, केमो CHEMO, थर्ड वाला सैप्रोफिटिक एसिड, क्या थर्ड वाला सर। सैप्रो SAPRO, सैप्रो PHYTIC, सैप्रोफिटिक। सर आप डॉक्टर बनेंगे सर, क्या आपका हैंड राइटिंग, सर आप डॉक्टर बन जाएंगे, आपका हैंड राइटिंग समझ नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं, पूछ लिया करो थोड़ा। ये ठीक सर है, लास्ट वाला वर्ड। चलो ठीक है, लिख देते हैं कैमो ऑटोट्रॉप्स। थोड़ा सा स्पीड लिखने का आदत है ना जी, इसीलिए हम थोड़ा लिख देते हैं। ठीक है, बट स्पेलिंग पूछ लेना, ठीक है, कभी कभी स्पीड ये लिखने सर में कुछ। स्पेलिंग लास्ट वाला का CHEAMO है। हाँ कैमो CHEMO, कैमो CHE, सॉरी ए नहीं होगा, CHE ही होगा सिर्फ। ठीक है, कैमो ऑटोट्रॉप्स, हो गया, नोट कर लिए? यस सर। Yes, sir, doctor. तुम लोग इस 2 पॉइंट को ध्यान से समझना है, उसके लिए थोड़ा बेसिक्स और हम थोड़ा सा दूसरे तरह से समझाते हैं, क्योंकि फोटो एंड कैमो एक ही टाइप का है। ठीक है, क्योंकि दोनों में ऑटोट्रॉप्स लगा है। सबसे पहले हमको कौन बताएगा कि ऑटोट्रॉप्स का डेफिनेशन क्या होता है? जो लोग अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, खुद बना सकता है। चलो इंडिपेंडेंट। ये हाँ सेल्फ डिपेंडेंट है। देखो एक्चुअली में ऑटोट्रॉप्स जो है उसको कैसे तुम समझोगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा टर्म है और टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑटोट्रॉप्स में। ठीक है, यहाँ पे तुमको ध्यान देना है कि ऑटोट्रॉप्स, ऑटो का मतलब क्या होता है बताओ? सेल्फ। ठीक है, एंट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, तुमको रटने का जरूरत नहीं है, बस यही याद कर लो, सेल्फ न्यूट्रिशन। मतलब अब न्यूट्रिशन कैसे होता है कि फूड को बनाना है या फूड को बॉडी में लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तब हमारे बॉडी में जाता है, वो डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन जो खुद से खाना बनाता है, जैसे प्लांट, बैक्टीरिया, ठीक है, उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स में रखे हैं। अब इसी को डिफाइन किया है 2 पार्ट में। ठीक है, एक को हम लोग बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स, और एक को बोलते हैं कैमो ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फोटो का मतलब क्या समझ में आ रहा है? फोटो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई बता दो? लाइट। लाइट, गुड। जो सनलाइट के प्रेजेंस में फूड को सिंथेसाइज करता है, फूड को बनाता है, न्यूट्रिशन लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। सिंपल है, बैक्टीरिया अगर फोटो ऑटोट्रॉप्स मैकेनिज्म करता है तो उसके लिए क्या चाहिए, क्या एसेंशियल चीज चाहिए, बोलो? सनलाइट तो चाहिए, लेकिन सनलाइट अगर मिल रहा है उसको समय में, सनलाइट के प्रेजेंस में कर रहा है, तो सनलाइट क्यों चाहिए भाई? कुछ तो ऐसा रीजन होगा। अच्छा, प्लांट भी ऑटोट्रॉप्स करता है, वो भी फोटो ऑटोट्रॉप्स करता है, तो प्लांट में ऐसा क्या है जो सनलाइट का जरूरत पड़ जाता है? यहाँ पर सनलाइट कैसे? अरे सर क्लोरोफिल। गुड, क्लोरोफिल। यही चीज तो हम पूछ रहे हैं कि क्लोरोफिल मतलब, देखो यहाँ का कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल चाहिए होगा, तभी वो फोटो ऑटोट्रॉप्स कर पाएगा। समझ में आया? हम डिफिनेशन नहीं लिख रहे, हम डायरेक्टली समझा रहे हैं, वैसे हम लिखेंगे
2-3 लाइन करके हम लिखेंगे ताकि तुम लोग लिख पाओ। फोटोट्रॉप्स करने का मतलब है कि फोटो का मतलब सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में कर रहा है। सनलाइट क्यों चाहिए? क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल होगा तो सनलाइट का जरूरत पड़ेगा, नहीं तो नहीं। सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि सनलाइट है तो क्लोरोफिल होगा ही होगा। बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल क्या प्रेजेंट है वहां पे? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। मतलब क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा तो सनलाइट से वो अपना फूड को सिंथेसाइज करेगा। लेकिन जब कैमो की बात करते हैं तो यहाँ पे कैमो का मतलब यहाँ पे केमिकल, यहाँ पे क्या होगा? केमिकल। क्या हो जाएगा? केमिकल। और इस केमिकल को कैसे तुम रिप्रेजेंट करोगे, कैसे समझोगे? तो एटीपी, एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ केमिकल। वो एटीपी को ही एनर्जी लेके, क्योंकि एटीपी ऑलरेडी एनर्जी है, और उसी एनर्जी से अगर खाना बनाने लगे, जैसे आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, उसको कहां से मिलेगा? सनलाइट नहीं मिलेगा, सॉइल के अंदर में है तो वो क्या करेगा? इसी केमिकल से वो कर लेगा। तो दो यहाँ समझ में आ रहा है, फोटो एंड कैमो। समझ में आया कि नहीं समझ में? बताओ। मतलब Yes. अगर फोटो है तो क्लोरोफिल चाहिए तभी सनलाइट का यूज कर पाएगा, और केमिकल है तो वो एटीपी को एज एनर्जी ले लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कैमोट्रॉप्स। तो इस दोनों का मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा तुमको। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है, इसको बस नोट कर लो, क्योंकि हम ऐसे भी तुम लोग को लिखाने वाले हैं। फोटोट्रॉप्स एंड कैमो न्यूट्रिशन, आज मतलब फोटो एंड कैमो एंड जो भी है न्यूट्रिशन का पार्ट, वो हम लिखाने वाले हैं। ठीक है, उसको ऐसे समझने के लिए लिख सकते हो, बगल में लिख लो, नोट्स के बगल में साइड में कहीं पे। ठीक है, तुमको याद करने का जरूरत नहीं, बस एक बार कॉपी उल्टाना, देख लेना, इस चीज को तुरंत याद हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बोलो। सिर्फ वो क्लोरोफिल के नीचे सेल है। नहीं नहीं, CHL क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है। हो गया सर। हो गया ना? तो इसमें समझ में आ गया? बताओ, कोई दिक्कत? इस दोनों में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो सबसे पहले हम फोटोट्रॉप्स एंड कैमोट्रॉप्स को डिफाइन कर देते हैं, इसको नोट कर लेना। उसका फिर पारा एंड सैप्रोफिटिक में हम लोग जाएंगे। ठीक है, चलो। तो फोटोट्रॉप्स को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो हम लोग करेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स। It possess photosynthetic pigment called chlorophyll. Due to presence of chlorophyll, bacteria trap sunlight या और solar energy और radiant energy to help for food synthesis। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा फोटोट्रॉप। इट वाज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बैक्टीरिया ट्रैप सनलाइट और सोलर एनर्जी और रेडिएंट रे टू हेल्प फॉर फूड सिंथेसिस। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें एग्जांपल देखो, एक चीज हम जैसे क्लोरोफिल लिखे हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है ना वो नहीं होता इसमें। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो है, एक्चुअली में हम पिगमेंट लिखे हैं क्लोरोफिल, जैसे लीफ में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, वो इसमें नहीं होता है। एक्चुअली इसमें एक तरह का क्रोमेटोफोर है जो पिगमेंट प्रोवाइड करता है। खैर ठीक है, बस अभी इतना समझना है क्लोरोफिल। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं फोटोट्रॉप्स का, ये तुमको क्लियरली समझ में आ रहा है, टू हेल्प फॉर फूड सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा कैमो
केमोट्रॉप्स, ठीक है। केमोट्रॉप्स में क्या होता है, एनर्जी के हेल्प से, ठीक है। सो दे आर बैक्टीरिया which able to manufacture their organic food from inorganic material with the help of एनर्जी। देखो इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है, इसमें भी इनऑर्गेनिक का जरूरत पड़ेगा, इसमें भी जरूरत पड़ेगा, बट दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें एनर्जी का काम होगा एटीपी, और इसमें एनर्जी का काम कौन करेगा, ये एनर्जी सोलर एनर्जी हम लोग उसको बोलते हैं, ये चीज है इसको, ठीक है ना, ये बात है। तो कैमो एंड ऑटो खत्म हो गया, आई मीन इसको ये डिफिनेशन से। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पैरासिटिक, ठीक है। यहाँ पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। देखो ध्यान से समझना कि पैरासिटिक अगर कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वो पैरासिटिक बोलते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं कि नहीं पैरासिटिक है, मतलब वो कुछ ना कुछ हम लोग को हार्म करेगा, मतलब वो डिजीज काउजिंग है। तो अगर कोई बैक्टीरिया पैरासिटिक शो करता है मतलब वो डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि पैरासिटिक का मतलब होता है ऑन द होस्ट या इन द होस्ट, कहने का मतलब इनसाइड बॉडी भी या ऑन साइड बॉडी, मतलब कहने का आउटसाइड मतलब बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर जाके, ठीक है। तो वो अगर कोई फीड करता है, क्योंकि पैरासिटिक में क्या होता है, एक को फायदा होता है एक को घाटा होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो पैरासिटिक में हम लोग सिंपल है, डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया को हम लोग लिख सकते हैं पैरासिटिक मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें भी एग्जांपल है, द बैक्टीरिया live in contact with other living being for obtaining nourishment for growth parasitic bacteria are may or may not cause डिजीज, लेकिन मोस्टली डिजीज करता है, इसमें लिखा है मे और मे नॉट, ठीक है, कॉज डिजीज इसको, ठीक है। और जो डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया होगा इसी में लिख देते हैं डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया, डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया। चलो इसको नोट कर लो फटाक से जल्दी। सर वो बैक्टीरिया आर के बाद क्या लिखा हुआ है?
कहाँ पे? ये नीचे No, sir, second last point. सेकेंड लास्ट, हाँ, parasitic bacteria are may or may not cause diseases या disease. Okay, sir. हो गया? Sir, वो last point क्या cold के बाद? पैथोजेनिक है, PATHOGENIC, पैथोजेनिक. पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन, इसको ध्यान रखना. तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हम लिख दिए, ठीक है. हो गया, नोट कर लिए सब? Yes, sir. चलो, अब हम लोग का एक लास्ट बचता है, वो है हम लोग का लास्ट क्या है, एक सैप्रोफिटिक. सैप्रोफिटिक के बाद एक और पढ़ेंगे सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक का मतलब होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसमें फायदा भी देता है, घाटा भी देता है. सबसे पहले सैप्रोफिटिक देख लो. सैप्रोफिटिक, चलो सैप्रोफिटिक का मतलब देखो, सैप्रोब्स का मतलब समझ लो, ये समझ में. सैप्रोब्स का मतलब होता है, सैप्रोब्स का मतलब क्या होता है, डेड एंड रिमेनिंग पार्ट. सैप्रोब्स डेड एंड डिकेइंग पार्ट या डेड एंड रिमेनिंग पार्ट पे अगर कोई अपने फूड को इनटेक करता है, उसको हम सैप्रोफिटिक बोलते हैं, ठीक है. तो सपोज दैट मान लो ये कोई डेड पार्ट है, ठीक है, इस पे अगर सेप्रोब्स ग्रोथ कर गया, तो ध्यान देना, सेप्रोब्स जो है इस डेड पार्ट पे एंजाइम को रिलीज करेगा, ठीक है. जैसे मान लो डेड पार्ट है, उस पे सेप्रोब्स आ गया, तो सेप्रोब्स अपने बॉडी से एंजाइम निकालेगा और उस पार्ट को मतलब कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिंबल में डेड पार्ट है. जैसे मान लो प्लांट डेथ हो गया, सॉरी, प्लांट डेड हो गया, ठीक है, वो सॉइल में है, सॉइल में सैप्रोब्स होता है. सैप्रोब्स क्या करेगा, उस मतलब उस वुड पे या उस प्लांट पे जाएगा और अपने बॉडी से ही एंजाइम निकाल के उसको कॉम्प्लेक्स सिंपल में करेगा, फिर फूड को इंटेक करेगा. मतलब ये एक्सटर्नल डाइजेशन है. नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर डाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर, बॉडी के बाहर डाइजेस्ट हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेप्रोब्स, ठीक है. ये होता है इसीलिए. तो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया का जो डिफिनेशन है, समझ गए सेप्रोब्स का मतलब? बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? Yes, sir. Clear. क्लियर है, चलो गुड, क्लियर है. तो हम लोग फिर आगे इसमें डिफिनेशन लिख लेते हैं. They are free living bacteria which obtain, they are free living bacteria which obtain their food from organic remains. Example, animal excreta, dead of
एनिमल बॉडी, फ्रूट, मीट, फ्रूट, मीट, ठीक है, ब्रेड, फ्रूट, मीट, ब्रेड, etc, ठीक है। एग्जाम्पल यहीं से ठीक रहेगा, एग्जाम्पल, ठीक है। तो एनिमल एक्सक्रीट आर डेड ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉडी, एनिमल पार्ट, बॉडी पार्ट्स लिख सकते हैं यहाँ पे, बॉडी पार्ट्स, ठीक है। फ्रूट, मीट, ब्रेड, वेजिटेबल वगैरह सब प्लांट में आ जाएगा, उसी में होता है etc, ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमारा एक लास्ट है, पांचवा, सिम्बायोटिक। ये हम लोग को हमेशा फायदा देता है। सिम्बायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया जो होता है, ये क्या है, these bacteria live in mutually beneficial association, with other organism, ठीक है, ये चीज है। तो एग्जाम्पल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है फ्रैंकिया, FRANKIA, फ्रैंकिया, ठीक है। ज़ेंथोमोनास, ठीक है, ये है इसका न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये तुमको डिटेल से न्यूट्रिशन बता दिए, इसमें ये चीज है, इसको नोट करो। नोट करने के बाद आज हम लोग न्यूट्रिशन तक कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग आगे जो है उसका कैटेगरी पढ़ेंगे, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका एक अच्छा डायग्राम भी बनाना होगा, नेक्स्ट क्लास हम बनाएंगे अच्छे से, ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होता है नहीं होता है। एग्जाम्पल में क्या लिखे? हाँ बोलो बोलो। एग्जाम्पल में क्या लिखे? फ्रैंकिया, FRANKIA, फ्रैंकिया, और ज़ेंथोमोनास, XANTHOMONAS, ज़ेंथोमोनास। हो गया सर? हो गया है, ठीक है। इसमें Yes, किसी को sir. कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो।